बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर में ट्रेन सर्विस के हवाले से। आज तकरीबन 11 महीनों के वक्फे के बाद कश्मीर में बानीहाल से लेकर बारामूला तक रेल सर्विस को हरी झंडी दिखाई गई है और तकरीबन 11 महीनों से, एक तो आर्टिकल एब्लिगेशन के बाद और फिर कोविड लॉकडाउन की वजह से ट्रेन सर्विस को यहां पे मुअत्तल रखा गया था। आज जो ही सर्विस शुरू की गई है, नौगाम रेलवे स्टेशन के नज़दीक पोहरू इलाके में एक बारूदी सुरंग को नस्ब किया गया था। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर उस IED को नाकारा कर दिया गया। रेल सर्विस दोबारा शुरू होने से लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। अगर किसी को कुपवारा या बारामूला से अनंतनाग या बानीहाल जाना होता है तो बाय रोड जाने से कितनी मुश्किलात उनको होती थी, और साथ ही मुलाजिम जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिनको ड्यूटी पे जाना होता उनको भी आसानी होती थी जब यहाँ पे रेल सर्विस चलती थी। आज लोगों ने इस हवाले से खुशी व मसरत का इजहार किया है। इंसान हेकान मंजिलस वथित कहें दिन अम सहूलियत क्या जामस मज कहें फसान तो बे पन्निस मंजिल मकसूदस टाइमस पे वातान यम आज गई कह रेत बाद ट्रेन रिज्यूम बे बिल्कुल खैर मकदम कर तो मुश्किल सफर कर हेकान एफोर्ड कर अगर तमिस श्रीनगर पे बारामूला यून या अनंतनाग पे बारामूला पन मजूरी कर हेकान एफोर्ड कर किराया दिन कहें सो पे रिश्ते से हेन खबर कहें। बहुत सारे मुश्किल थे। अगर गाड़ी में जाया करते थे श्रीनगर या बडगाम तो पहले तो किराया बहुत ज़्यादा होता था, तो दूसरा ये कि ट्रैफिक जाम में फंसते थे, खासकर पटन और संग्रामा में बहुत फंसते थे। तो कम से कम बारामूला से श्रीनगर हमें 3-3.5 घंटे लगते थे और पैसा भी बहुत लगता था। सुमो वाले 110 रुपये लेते थे और बस में भी ज़्यादा किराया 55-60 रुपये तकरीबन। बहुत आसाइश इसमें बहुत फ़ायदे हैं और एक मिनिमम किराए पे भी पहुंच सकते हैं अपने मुकाम पे, और ट्रैफिक जाम का भी कोई खतरा नहीं। बिल्कुल ठीक है। कितना खुशाइन कदम है ये गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बेहतरीन कदम है, बहुत बेहतरीन कदम। 11 महीने के बाद या 1 साल के बाद ट्रेन शुरू हुई है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर से दोबारा शुरू की है ट्रेन। हम बहुत अच्छी तरह से अच्छी महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं कि हमें बहुत सारा टाइम बचता था, टाइम बचेगा। अब हम जब घर निकलते थे इससे पहले कि ये पूरी उम्मीद नहीं होती थी कि हम कब पहुँचेंगे, कब गाड़ी मिलेगी, किराया बहुत पड़ता था। तो इस ट्रेन से हमें किराया भी बचता है और वक्त भी बचता है। अच्छा है, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक शुक्रिया है कि इन्होंने जो दोबारा या 11 महीना के बाद दोबारा ये ट्रेन बहाल की है। इसलिए बड़ा जो यात्री करने वाले यात्राएं इनको बड़ी सहूलियत मिलेगी और ये अच्छी बात है। तो इससे पहले अगर शुरू करते तो ठीक थी, लेकिन कोविड की वजह से इन्होंने जो बंद किया उसकी वजह से थी प्रॉब्लम को, तो अब ये दोबारा जो बहाल की इसका बड़ा ये बहुत अच्छी बात है कि आसानी हो जाएगी सफ़र में, जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आज सदारती इंतखाबात होने वाले थे और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पे आज पार्टी लीडरान और वर्करान का इजलास भी बुलाया गया था, जहां पे फैसला लेना था कि किसको पार्टी का जो सदर है आइंदा के लिए मुंतखब किया जाएगा। और इस हवाले से एक तजवीज़ के तहत जो पार्टी की साबिका सदर थी महबूबा मुफ्ती, उसको दोबारा से पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया और 3 साल की मुद्दत के लिए उनको पार्टी का सदर बनाया गया। इस हवाले से पार्टी के लीडरान और वर्करान ने महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद पेश की है। सानी पार्टी वाइस प्रेसिडेंट जनाब ब्रह्मवीरी साहब सानी मुबारक खैर रूल सवाल मतलब करो इनकी मेहमान नवाजी करेंगे, पर अफसोस वो नहीं, वो दरवाजे हम लोगों ने खोले नहीं, बंद कर दिए।
बाद में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो ठीक नहीं है और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के लिए काफी ज्यादा हालात खराब किए गए। आईजी कश्मीर के हालिया बयान पे भी उन्होंने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान वर्करान किसी भी हालात के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती का और क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। उन्होंने फिर से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है और इसका जो है मुझे एहसास है, क्योंकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं रियासत के सामने। और पीडीपी जिसका जन्म ही हुआ है जम्मू कश्मीर के जो हालात को ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, जम्मू कश्मीर के जो लोगों के एहसासात हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है उसकी तर्जमानी करने के लिए, तो इस वही हमारा एजेंडा रहेगा जो मुफ्ती साहब का विजन रहा है कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाने की कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, वो अपना काम करेंगे, मुझे अपना काम करना है। मुझे लोगों की जो पे जुल्म है, मजालिम हो रहे हैं, एक बाप अपने बच्चे की लाश मांगता उसको नहीं दे रहे हैं, दूसरी जगह एक बच्चे का अगवा होते होते लोगों ने रोक दिया, तो ये तमाम मुश्किलात हैं इसको जो जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। तो मैंने तो ये बात करनी है, तो अगर आईजी साहब का उसकी अपनी ड्यूटी है, अगर उनको लगता है कि ये बातें जो है कोई कानून के खिलाफ कर रही हूँ मैं और इसके लिए उनको मुझे अरेस्ट करना है, तो वो अपनी ड्यूटी करें, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी। मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि देखिए स्टेटहुड तो मरकजी सरकार ने देना है, वो तो महबूबा मुफ्ती ने नहीं देना है ना। देखा नहीं इस वक्त भी हम, देखिए ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमारा वर्कर वहीं खड़ा है जहां पर वो पहले था। वर्कर हमारे बागे नहीं है। यही वजह है कि हमने कुल 61 सीट्स लड़ी डीडीसी में और तकरीबन 30 सीटें हमने जीती। तो इसका मतलब है कि पीडीपी कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी जिंदा है और जो लोग जो सीनियर लीडर भाग गए हैं वो वर्कर अपने साथ नहीं ले सकते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है और मुल्क की आवाम जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पे तनकीद कर रही है और आवाम के साथ साथ यहाँ के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं उन्होंने भी सरकार को हद पे तनकीद बनाया है। पेट्रोलियम व कुदरती गैस के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की पैदावार में कमी आने की वजह से कंपनियों की मुनाफाखोरी की वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन सारे मामलात को देख रही है और ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्या कहना है धर्मेंद्र प्रधान का, हम आपकी नजर करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। दो प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। हम उत्पादनकारी देशों को ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है। देखिए, खाड़ी की देश जहां से ज्यादा तेल उत्पादन होता है, अब तक ये दोहरी बिक्री की व्यवस्था किए थे। अमेरिका और यूरोप के लिए एक रेट, एशिया भारत, चाइना, जापान उनके लिए एक रेट, जिसको एशियन प्रीमियम कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे उत्पादनकारी देशों के नेतृत्व को दो टूक कहा था कि हम विश्व की एक बड़ा कंज्यूमर है, आप ऐसे हमारे साथ नहीं कर सकते, हमारी खपत ज्यादा है, हमको ज्यादा मूल्य देना पड़े, ऐसे नहीं चल सकता है। अभी जनवरी फरवरी की उत्पादनकारी देशों की ओएसपी निकली है, ऑफिशियल सेल्स प्राइस निकली है। पहली बार उन्होंने एशियन प्रीमियम को घटाया है। हमारी प्राइस की तुलना में अमेरिका और यूरोप की प्राइस महंगा हुई है, पहली बार हुई है। मैं इसकी श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, भारत के कंज्यूमर्स को देता हूं। हम अपने हितों को बार्गेनिंग कर पा रहे हैं आज। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 की बात करें तो पहले लॉकडाउन, और लॉकडाउन में काफी ज्यादा सख्तियां देखने को मिली, फिर आहिस्ता आहिस्ते लॉकडाउन को ईज किया गया है, फिर खत्म किया गया है और अब शायद ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो कोविड-19 भूल चुके हैं, क्योंकि कहीं भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जाए। चाहे हम
ट्रांसपोर्ट की बात करें, सरकारी दफातरों की बात करें, सड़कों की बात करें, मार्केट की बात करें, अब कहीं कोविड-19 के हवाले से कोई भी इंतजाम नहीं है। ना सरकार देख रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, ना लोग इस हवाले से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर जो कोविड-19 की है उस हवाले से अब कहा जा रहा है कि एक सख्त तरीन लहर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें मुल्क की तो 5 रियासतों में ये लहर अब देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस अब सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो सकता है अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे। यहां अगर रियासत जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहां पे भी अब कहीं ना कहीं केसेस जो है अगरचे कम हो गई है मगर अमवातों में इजाफा हो सकता है। ये माहिरीन का अंदेशा है कि यहाँ पे भी अब अमवातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लोग जो है अब कोविड-19 के हवाले से लोग जो है वो एहतियात करना भूल चुके हैं। दुनिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें चली गई है कोविड-19 की वजह से। अमेरिका की बात करें तो सरफरिस्त तकरीबन 5 लाख के करीब वहाँ पे लोग जो है उनकी जान चली गई है कोविड-19 की वजह से। डॉक्टर नवीद नज़ीर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये दूसरी लहर असल में क्या है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी आया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया गया है, अब आम लोगों को 6 मार्च से कहा जा रहा है कि उनको वैक्सीन दिया जाएगा। एक तरफ वैक्सीन और दूसरी तरफ लहर की बात की जा रही है और खतरनाक लहर की बात की जा रही है, तो क्या कुछ है ये, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर नवीद नज़ीर से। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कोविड-19 की दूसरी लहर बताई जा रही है, जिस तरह महाराष्ट्र की बात करें, मुख्तलिफ रियासतों की बात करें, अब कहा जा रहा है कि दूसरी लहर और ख़तरनाक लहर जो है वो सामने आ रही है, जिसे एक्सपर्ट्स की राय जो अगर हम देखिए तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की। पहले अगर हम सूरत हाल बताने की कोशिश करें, क्या किस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में अभी है कोविड-19 के हवाले से? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि सेकंड वेव ऐसी कोई शुरू हुई है। नो डाउट हमारे जो केसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली बिटवीन 50 to 100 ही पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकी रियासतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र या केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, तो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 हफ्तों में नंबर ऑफ केसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं। तो इसमें एक इंडिकेशन हो सकती है कि क्योंकि अगर हम पहली वेव की बात करें तो वो भी इन्हीं स्टेट्स में पहले शुरू हुई थी। पहले केसेस हमने केरला में देखे थे, उसके बाद हमने देखा था कि महाराष्ट्र में स्पाइक हो गए थे केसेस और उसके बाद फिर बाकी स्टेट्स में ये लहर फैली थी। तो इस बार भी इन्हीं स्टेट्स में पहले हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है। तो इसका खदशा यही है कि ये अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें तो ये वेव जो है ये बाकी स्टेट्स में भी आ सकती है और नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ में हमने म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी देखी, तो जैसे साउथ अफ्रीका, यूके, कोरिया, ब्राज़ील या इवन इन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें वहाँ पे भी रिपोर्टली पता चल रहा है कि वहाँ पे भी ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स है वहाँ पे। तो इनका अभी बिहेवियर इंडिकेशंस लग रही है कि ये ज़्यादा इसमें इन्फेक्टिव पावर ज़्यादा है, तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होगा इसका। तो इसीलिए हमें वक्त का तकाजा यही है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, जो भी SOPs हैं, एडवाइजरीज हैं, उन पे पूरी तरीके से अमल करें और जिनको भी जब अपनी बारी पे उनको वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, जो हम उनको भी जो सेफ्टी में रख सकते हैं और बाकी जो हमारी सोसाइटी है वो भी इससे सेफ रह सकती है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से जानना चाहेंगे, अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन दिया गया। अब 6 मार्च से कहा जा रहा है कि आम लोगों को भी दिया जाएगा, तो किस तरह का असर जो है वैक्सीन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कतराते हैं वैक्सीन करने के हवाले से। बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लोग जिस तरह करें कि वैक्सीन ना करें, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो किस तरह का वैक्सीन है और क्या इसके करने से कितनी कह सकते हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं कोविड-19 से? देखिए, जैसे हमने देखा कि वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है
वो शुरू हो चुकी। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, उसके बाद बाकी फ्रंट लाइनर जैसे रेवेन्यू ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिशियल्स जो थे उनको उसके बाद वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो बारी बारी पे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हर किसी को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो लेकिन ये हमने आम देखा कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, लेकिन हमने यहाँ पे भी जैसे हमें लोगों को या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स को वैक्सीनेट किया तो कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट हमको देखने में नहीं मिला। सिर्फ जो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं जैसे पेन होना, फीवर होना, मसल एक्स, फैटीग या लूज मोशन, ये माइनर साइड इफेक्ट्स तो एक्सपेक्टेड होते हैं हर किसी वैक्सीन में। इन्हीं वैक्सीन में नहीं, जैसे फ्लू वैक्सीन करते हैं उसमें भी ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, या बच्चों में भी हम वैक्सीनेट करते हैं तो उनमें भी ये साइड इफेक्ट्स, तो ये तो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स है। लेकिन जो ग्रॉसली कोई जो आम सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही थी कि ऐसे होता है, डेथ्स होती है, वैसा हमने यहाँ पे भी आपने खुद कहा कि 2 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट सामने नहीं आया है। लेकिन दूसरी चीज़ है एडवर्स इफेक्ट के साथ उसके साथ साथ एफिकेसी भी इम्पॉर्टेंट है। जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो जो इस टाइम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वैक्सीन, उसमें एफिकेसी मोर देन 60% है, और सेकंड डोज जब लगाया जाएगा उसका तो उसकी एफिकेसी और भी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन बाकी जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं अभी हमें नहीं पता है कि अभी इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड टाइम विल ऑलरेडी टेल कि आगे जाके ये जो वैक्सीन है ये उन म्यूटेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब भी जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये वैक्सीन करने की तो उसे आगे आना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए, उससे वो खुद भी सेफ रहेगा और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को और बाकी जो सोसाइटी के उससे भी उसको भी वो सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में जानना चाहूँगा, जिस तरह अभी खबरें आ रही है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में अब अमवातें ज़्यादा हो सकती है कोविड-19 की वजह से, किस तरह ये हो सकता है? क्योंकि जहाँ केसेस कम है, अगर हम आपने जम्मू कश्मीर की बात की तो जिस तरह ये खबरें भी अब गश्त कर रही है कि अमवातें ज़्यादा होगी पूरे नॉर्थ में और नॉर्थ के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पंजाब में, तो आप इन खबरों को किस तरह देख रहे हैं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? नहीं, अमवात को तो देखिए कोई शुमार नहीं कर सकता। देखिए जब तक जैसे हमने आम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा, जो मोर्टेलिटी कोविड-19 की है वो है करीब अराउंड 1.5 to 2%। बिल्कुल। तो आप मतलब ये इनफैक्ट अगर हम अपने कश्मीर JNK UT की बात करें या पूरी कंट्री की बात करें एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़, हमारी डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। इसमें डिफरेंट वजूहात है और इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम है। तो जब तक नंबर ऑफ़ केसेस हमारे नहीं बढ़ते हैं, स्पाइक ऐसा नहीं होगा, तो तब तक ये नहीं कह सकते हम कि हमारी नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ेंगी। जितने हमारे नंबर ऑफ़ केसेस कम रहेंगे उतनी मोर्टेलिटी भी हमारी कम होगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो करीब 1 to 1.5% ही मोर्टेलिटी हमारी JNK UT में या पूरे इंडिया में इस टाइम ये डेथ रेट है। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी अगर लोगों में कहीं किसी में सिम्टम्स पाए जाते हैं या किसी को जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, यहाँ पे हमने देखा कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मेडिकल शॉप पे गए, वहाँ से खुद ही मेडिसिन लाके खुद ही इस्तेमाल किया तो कह रहे कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है इन हालात में? देखिए ये जो है ये तो विंटर का सीज़न है, तो हम वैसे ही देखते हैं कि विंटर्स में हमारे इंसिडेंस ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। और इसमें इस टाइम अब चेंज ऑफ सीज़न भी है तो इस टाइम एलर्जिक पेशेंट्स भी जो हैं उनमें भी एक्सरबेशन होता है, उनमें भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और ये एक इंतहाई मुश्किल है एक डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए तो ज़्यादातर, या किसी कंपाउंडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एलर्जिक है, ये वायरल है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसलिए एक इनको डॉक्टर साहब के बेहतर यही रहेगा कि डॉक्टर साहब के पास ही आए और उनको लगेगा कि इनको टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उससे टेस्ट से ही पता चल सकता है कि इसको बेसिकली ये सिम्टम्स जो इस टाइम डेवलप हुए हैं इसकी बेसिक वजह क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल है या एलर्जिक है, तो उसी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट रहेगा। अननेसेसरली एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक्स लेना, अननेसेसरली एंटीवायरस लेना, ये पेशेंट के लिए हार्मफुल है, इसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जब सच में इनको फिर इन दवाओं की अदविया की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम फिर ये अदविया इन पे इफेक्ट नहीं करती है। तो बेहतर और अफजल यही है कि वो अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डॉक्टर साहब के पास मिलें, वो उनसे मुलाहिजा करवाएं, तो वो बेहतर तरीके से इनको गाइड कर सकते हैं कि इनको क्या दवाई लेने की ज़रूरत है या इनको टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीद नज़ीर बात कर रहे थे और बात हो रही थी कोविड-19 के हवाले से कितना ज़रूरी अभी भी एहतियात है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है जो हम भूल चुके हैं। हमारे मार्केट की बात करें, सरकारी दफातरों की बात करें, अब कहीं पे SOPs नहीं है, कहीं पे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 में लोग शिकार हो सकते हैं। अभी भी कोविड-19 है, बचने के लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात करें और फॉलो करें गाइडलाइंस को, जो बड़ा ही ज़रूरी है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे श्रीनगर में SDA पार्किंग का क़याम अमल में लाया गया था और उस वक्त सरकार ने कहा कि ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए और सड़कों पे जो लोग गाड़ियां रखते हैं उसको कम करने के लिए ये पार्किंग का इंतखाब किया गया और करोड़ों रुपए इसमें खर्च किया गया है। आज लोगों ने इस हवाले से शिकायत की। हम लोगों का कहना है कि वहां पर उनको गाड़ी रखनी नहीं दी जा रही है और कहा कि जिन लोगों ने पहले ही अपने आप को रजिस्टर किया है वही लोग इस पार्किंग में अपनी गाड़ियां रख सकते हैं। लोगों का इस हवाले से और क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। मैं 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ इस पार्किंग में, तो 3 दिन से ये बता रहे हैं कि ये टेम्परेरी क्लोज्ड है, ठीक है, और दूसरे गाड़ियों को ये अंदर जाने देते हैं। मैंने इनको बताया कि अगर दूसरी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं तो हमें क्यों नहीं जाने के मौका दे रहे हो। कहा कि ये उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है मंथली बेस्ड। अगर ये मंथली बेस्ड के लिए पार्किंग है तो आम पब्लिक के लिए क्या है फिर यहाँ पर जब भी गाड़ियाँ कहीं पर रख लेते हैं तो ये लोग पुलिस आते हैं और ले जाते हैं। अब अगर आम पब्लिक आ जाता है गाड़ी रखने के लिए तो वो कहाँ पे रखेगा, पार्किंग है ही नहीं के लिए। अगर ये रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है तो आम पब्लिक के लिए कहाँ पर गाड़ी रखने के लिए जगह है वो बताया जाए। इधर बात करें जिला पुलवामा के त्राल इलाके की। आरिपल त्राल का इलाका, जहां पे गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जो है, बॉयज हाई स्कूल के अहाते में एक अखरोट का दरख्त है जो काफ़ी बड़ा है और बच्चों को इस हवाले से मुश्किलात हो रही है। वहाँ के लोगों का, वहाँ के टीचर्स का ये कहना है कि अगर कभी तेज़ हवाएं चलती हैं तो बच्चों को स्कूल से फारिग करना पड़ता है और उनको घर वापस भेजना पड़ता है क्योंकि खतरा लाहक रहता है। इस हवाले से लोगों ने क्या कहा है और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है, हम आपकी नज़र करते हैं। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जी सर, हमें इन अखरोट के दरख्तों से बहुत प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल के अहाते में जो ये अखरोट के दरख्त है, जब भी कोई आंधी या तूफान आता है तो इनसे हमें बहुत खतरा है। ये हमारे स्कूल, लगता है ऐसा कि हमारे स्कूल पे गिर जाएगा, तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है। जब भी कोई तूफान या आंधी होती है हमें छुट्टी करनी पड़ती है। जी सर, हमने कई बार सरकार से गुजारिश की थी कि वो ये दरख्त काटे ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सके, बट यहाँ पे किसी ने तवज्जो नहीं दिया। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो फ़ौरन इन दरख्तों की कटाई करे ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। पास है, नई बिल्डिंग बन रही है एंड अभी हम उसको फंक्शन करने जा रहे हैं। तो उसमें जो हमारे जो अखरोट के जो ट्रीज़ है, सही है कि उनके जो हमें लगेगा कि जो थ्रेट अप्रीहेंशन है, जहाँ हमें लगेगा कि कहीं खतरा है तो उसको हम काटने का परमिशन दे देंगे। बट अभी मैंने रिपोर्ट तलब किया है एंड मैंने खुद भी देखा कि वहाँ पे अखरोट के ट्रीज़ हैं जो हमें लगेगा कि कहीं के जो डेटोरेटेड कंडीशन में है तो उनको हम काटने का परमिशन देंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर हम बात करें साफ सफाई के हवाले से बात करें तो सरकार के दावे बहुत ज़्यादा है क्योंकि कूड़ा करकट अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ सड़कों पे हम देखते आ रहे हैं, चाहे हम श्रीनगर की बात करें या मुख्तलिफ अजला की बात करें, क्योंकि डंपिंग साइट कहीं नहीं बनाई जा रही है, चाहे अजला की बात करें या श्रीनगर की बात करें, जिसकी वजह से आए रोज़ लोगों को मुश्किलात हो रही है। नेशनल हाईवे जो है, जो श्रीनगर बारामूला रोड है, वहाँ पे पटन के नज़दीक सड़क पे ही, नेशनल हाईवे के किनारे पे ही एक डंपिंग साइट बनाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो डंपिंग साइट के नज़दीक काफ़ी बदबू आ रही है, दूसरे वहाँ पे कुत्तों का जमावड़ा भी रहता है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। लोगों ने इस हवाले से किस तरह के इल्ज़ाम लगा है इंतज़ामिया पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हम आपकी नज़र करते हैं।
अभी हम इस टाइम श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे से है, जिसको हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो मनाजिर नेशनल हाईवे पे जो यहाँ पे गार्बेजेस किसी ने डाले हैं रात को, तो जहाँ से वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बोलते आते हैं, दावे करते हैं सफाई अभियान का, बट इन द ग्राउंड सिचुएशन दे वर नोवेयर। सो वी आर डिमांडिंग तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज टेक ए लुक इन दिस मैटर, जिससे इससे जो यहाँ पे गार्बेज है इससे वबाई बीमारी का खतरा है। तो वी आर रिक्वेस्टिंग टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज टेक ए लुक इन दिस मैटर। इट कुड बिकम द बर्डन इन द सोसाइटी। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।